लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट हो और जब वो वेपर्स उसकी बनती है तो उस वेपर फॉर्म में उनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा या उनके मोल्स क्या होंगे वो हमने कैलकुलेट करा था। उसके लिए हमने फाइनल एक क्लास में एक रिलेशन डिराइव करा था और वो रिलेशन क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए is equals to Ya into P. Mole fraction in liquid phase of A, mole fraction in vapor phase of A, total pressure और ये प्योर सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर। अब यहाँ से हमने रिलेशन डिराइव करा था Ya इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी। मतलब ये अगर हमें उस प्योर लिक्विड ए का हमें वेपर प्रेशर गिवन है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है और मोल फ्रैक्शन उसका गिवन है, तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन गिवन है तो वेपर फेस में हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ऐसे ही बी कंपोनेंट या बी सब्सटेंस के लिए हमने कैलकुलेट करा था। अब इसी से मैं फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है, अगर मुझे वाई ए कैलकुलेट करना हो तो ये तीन टर्म्स पता होना चाहिए, अगर मुझे एक्स ए कैलकुलेट करना है तो ये तीन टर्म्स पता होना चाहिए। तो कैसे भी वाइस वर्सा कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन अगर हमें वेपर फेस में निकालना है तो उसके लिए। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर को कि अब इसके थ्रू मैंने इसी फॉर्म को, ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अब इसको देखना आगे, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए। सेम बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट पी। अब ये जो दो रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस, दोनों को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करा, तो ये एल एच एस वाली टर्म ऐड हो जाएगी और ये आर एच एस वाली टर्म ऐड हो गई, ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें से इधर भी कैपिटल पी आ रहा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे भी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको क्या करा, यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया और ये मैंने क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है। अब बाकी ये टर्म एज इट इज है। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेस, और दोनों का समीशन क्या होता है, 1 होता है बाइनरी कंपोनेंट के लिए। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, पी एज इट इज है और आर एच एस में टर्म ये एज इट इज है। तो एक ये रिलेशन मिला हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस, ठीक है। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेम एक अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में माना था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दोनों में से दो अलग अलग, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड है, सब्सटेंस है, तो उनका वॉलेटाइल नेचर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो एक बार अजम्पशन मैंने ए को ज़्यादा माना था बी से, तो वही मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ ताकि, ठीक है, एक सिमेट्री बनी रहे। अब देखना यहाँ से पहला जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो प्रेशर P, मतलब इस P और किसके बीच में, वाई ए, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं किसके बीच में, इस P और वाई ए के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, सेम इस रिलेशन में मैंने स्टार्ट करा। अब तुम्हें भी कुछ आइडिया आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो वाई ए की वैल्यू मैंने रखी 0, मतलब ये वाली वैल्यू रखी मैंने क्या, 0, यहाँ ये वाली वैल्यू रखी मैंने 0, तो वाई बी अपना आप क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमें पता है वाई ए और वाई बी, ठीक है, जैसे समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस 1 होता है, वैसे सेम समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस भी होगा। तो ये तो लिक्विड के लिए और वेपर के लिए भी सेम होगा, दो ही कंपोनेंट है। तो मोल फ्रैक्शन तो किसी भी फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन ही होता है, समेशन तो 1 ही होगा, बाइनरी है। तो वही चीज़ है, अगर एक्स ए इसकी वैल्यू में क्या, सॉरी, वाई ए की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो वाई भी अपना आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जब ऐसा करोगे, ठीक है, जब ऐसा करोगे तो देखना इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, 1/p, वाई ए की जगह रखा मैंने 0 इधर न्यूमरेटर, ये उधर आ जाएगा पी नॉट ए प्लस वाई बी अपना आप क्या हो गया, 1, और ये क्या बचेगा, पी नॉट बी। तो ये पूरा टर्म तो क्या हो गया, 0 अपॉन एक वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये मुझे मिलेगा 1/p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इधर पी नॉट आ जाएगा, ठीक है, यानी 1/p
पी नॉट बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो पी बराबर पी नॉट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ें वैल्यूज़ पुट करी हमने, ठीक है। तो एक तो मुझे ये पता लगा है। दूसरी चीज़ सेम मैंने क्या करा, वाई ए को इस बार क्या ले लिया, 1 ले लिया। एक बार हम 0 लेते, एक बार हम 1 लेते, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में ईजी रहे। जैसे 1 रखा मैंने यहाँ पर, आपकी बार 1 रखा, तो वाई भी अपना आप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों का समेशन 1 होना चाहिए, तो ये आ गया 0। तो अब जो वैल्यू मिलेगी 1/p, क्योंकि अब ये यहाँ पर तो आ जाएगा 1, तो 1/p नॉट ए प्लस वाई बी की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0/p नॉट बी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो मुझे मिलेगा 1/p इक्वल्स टू 1/p नॉट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, चलो इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर मैंने, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो ग्राफ प्लॉट करते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है हमेशा ड्रॉ। एक्स एक्सिस में हमेशा मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं, और वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। 0 और 1 के बीच में ही क्यों करते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इन्हीं दो के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। तो वाई ए जब इसकी वैल्यू 0 है तो वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वो इधर जैसे मैंने पहले ही बताया था, इधर वाई है तो नीचे क्या लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी लिख नहीं रहा हूँ, वाई भी लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी। तो बस वाई ए की वैल्यू जब 0 है तो पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी नॉट बी की। मतलब यहाँ ये वाली इस प्रेशर वाली एक्सिस, मतलब हमें डिसाइड करना होता है कि इधर वाले प्रेशर पे ये कोऑर्डिनेट आएगा या इस वाले पे आएगा। तो वाई ए की वैल्यू 0 है तो पी ये प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सिस पे पी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी। तो मैंने मान लिया कहीं पे भी ये मेरा वैल्यू है पी नॉट बी की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली वाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो उस समय पी की वैल्यू क्या मिलेगी, पी नॉट ए। तो वाई ए की वैल्यू है 1, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, इस एक्सिस पे पी नॉट ए की वैल्यू। अब मुझे डिसाइड करना है कि पी नॉट ए कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हम मेंशन कर चुके हैं कि पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज़्यादा, ये एक अजम्पशन है, किसी को भी कम ज़्यादा मान सकते हो, बी को या ए को। तो हमने ए को माना है तो उसी को कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू होगी पी नॉट ए की वो इससे तो ज़्यादा होगी, तो मतलब इसके पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल ये होगा बराबर, मतलब इससे ऊपर कोई वैल्यू रखनी है। तो मैंने रैंडमली मान लिया, ये मैंने वैल्यू रख ली पी नॉट ए की वैल्यू। अब बात हो रही कि ग्राफ कैसा बनेगा। दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, हम क्या कर रहे थे, दोनों को ज्वाइन कर दे रहे थे हमेशा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी हमेशा। इस केस में क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको देखें, ये जो ग्राफ है, ठीक है, मैं एक सिंपल सा, ठीक है, सिंपल जितना सिंपल हो सके, सबको समझ में आ सके वैसे उस फॉर्म में रखा है कि क्या होता है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है प्रेशर और वाई ए के बीच में। तो ये मेरे लिए वाई एक्सिस पे है, तो मैंने इस प्रेशर को क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस पे है वाई ए, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो वाई ए की जगह मैंने क्या रखा है पे एक्स। तो मुझे वाई बाई एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1/y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ y 1/y इज इक्वल्स टू एक्स, इसके साथ ये कुछ टर्म आ गया 1/p नॉट बी, और ये भी कोई भी कांस्टेंट c मान लो। तो अगर ये कर्व ऐसा होता y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता, तब तो क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व होता है स्ट्रेट लाइन का, लेकिन ये इन्वर्सली है, डायरेक्टली नहीं है। तो y इक्वल्स टू नहीं है, 1/y है, या y इक्वल्स टू 1/ मुझे करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व होते हैं इस तरह के, उनको क्या बोलते हैं हम, कर्वेचर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ नहीं होते ये, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है चीज़ें थोड़ी, लेकिन सिंपल वे में समझा रहा हूँ। y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y इक्वल्स टू एम एक्स, तब तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स के केस में ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो बस इतना सा तुम्हें ध्यान रखना है। नहीं, अब ये हो गया। तो अब देखिए इसको ध्यान से कि जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें कर्व बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन ना बना के थोड़ा सा इस तरफ से मैंने क्या करा, इसको कर्व टाइप बना दिया। तो बात इतनी सी कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्वेचर होगा। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। सेकंड जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसमें, ठीक है, सेकंड जो ग्राफ बना रहे हैं हम ग्राफ बिटवीन 1/p एंड वाई ए के बीच में। इक्वेशन सेम है, लेकिन अभी ग्राफ किसके बीच में बन रहा था, प्रेशर और वाई ए के बीच में। अब किसके बीच में बनाएंगे, 1/p के बीच में, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है कि वाई ए की वैल्यू जब मैंने 0 रखी है तो वाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और 1/p सब जगह वैल्यू रखोगे तो किसके बराबर आएगी, 1/p नॉट बी, सेम उसकी जैसे आ रही। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि हमें
डायरेक्ट, क्योंकि कर्व किसके बीच में था, प्रेशर, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, पी। लेकिन अब की बार जो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो पी के बीच में नहीं, 1/p के बीच में बनेगा, यानी ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। कर्व किसके किसके लिए ड्रॉ करना है, 1/p के लिए। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए होगी यहाँ पे, 1/p की। तो ये 1/p की वैल्यू क्या आएगी, 1/p0b। आई बात समझ में। इसी तरीके से वाई ए की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो वाई बी की वैल्यू 0 अपना आप हो जाएगी। तो 1/p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/p0a। तो इस पूरे की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। अब देखना इसमें मैं कैसे मार्किंग कर रहा है, पहले तो हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। वाई ए की वैल्यू जब 0 है, वाई ए की वैल्यू जब 0 है, तो वाई ए की वैल्यू 0 होने पे हमें 1/p की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/p0b, ठीक है, 1/p0b। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई 1/p0b की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ नीचे यहाँ पर, ठीक है, वो सब सारी बात आ जाएगी। अब बात करते हैं वाई ए की वैल्यू जब 1 है तो 1/p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/p0a। तो वाई ए की वैल्यू जब 1 है तो 1/p, मतलब इस 1/p की वैल्यू क्या आएगी, 1/p0a। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये 1/p0a मतलब इसके बराबर ये वैल्यू होगी, तो इससे ऊपर आएगा या इससे नीचे आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। उसमें इस ग्राफ में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि हमने बोला कि p0b क्या है, मतलब ये जो रिलेशन लिखा है, ठीक है, p0b वो छोटा है p0a से। तो अगर जब इनमें इसका इन्वर्स रिलेशन ले लूँ तो 1/p0a और 1/p0b, इसके बीच में अगर मैं रिलेशन देखूँ, ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा। अगर, और सिंपल सा देख लो इसको, अगर मैंने इसको क्या मान लिया, 100 इज ग्रेटर देन 50, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना, 1/100 और 1/50 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैं एक फिजिबल एग्जांपल के साथ ले रहा हूँ कि अगर ये 100 ग्रेटर देन 50 है तो 1/100 की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0.01 आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू इससे तो क्या होगी, छोटी होगी। कहने का मतलब इतना है मेरा कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर अगर छोड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, ठीक है। यानी इसको और सिंपल कर देता हूँ, इसको 10 ले लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, 10 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो दोनों में से 0.1 और 0.01 में से बड़ी ये वाली है, तो ये किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये है और इस पूरे की वैल्यू ये। मतलब इस केस में हमें, क्योंकि जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है उसमें 1/p की वैल्यू रखनी है, और 1/p की वैल्यू हमने मेंशन कर दिया है, 1/p की वैल्यू हमने मेंशन कर दिया है कि p0a और p0b में क्या रिलेशन है, p0a बड़ा है। अगर ये टर्म बड़ा है तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसे आएगी, छोटी। अगर ये टर्म छोटा है तो ओवरऑल पूरी वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, ये तो हमें ऐसे थोड़ी लिखना 1/p0, मुझे तो लिखना एक तरीके से ये 1/10 की वैल्यू लिखनी थी जो कि आएगी 0.1, और ये इधर जो वैल्यू आएगी पूरी 1/100 मतलब 0.01। तो 0.01 तो छोटा होगा तो वो कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, इधर इधर नीचे ही आएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, 1/p0a की वैल्यू। आई होप सबको समझ में आया होगा दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब वही चीज़ आगे मैंने समझाई है। इसको और सिंपल समझने के लिए 1/p/a प्लस yb/p0b। अब जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है इसके ऊपर ये पूरा मेरा वाई एक्सिस है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखना नहीं, 1/p मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ सिर्फ p मेरा वाई एक्सिस था, यानी इसलिए यहाँ मैंने लिखा p की जगह 1/y। तो y और x में इनवर्स रिलेशन आ रहा है, जबकि 1/p पूरा मेरे लिए अब क्या बन चुका है, ये y एक्सिस बन चुका है। तो ये पूरे की जगह मैंने लिखा y और ये x हो गया, तो y इक्वल्स टू ये mx प्लस c टाइप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो इन दोनों को पॉइंट को मुझे क्या करना है, सिंपली ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ बिटवीन 1/p एंड वाई ए के बीच में है और ये वाला ग्राफ p एंड वाई ए के बीच में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक में कर्वेचर बन रहा है, एक में वही वैल्यू ये ऊपर दिख रही है, इसमें नीचे दिख रही है। उसका क्या रीज़न है वो भी मैंने एक फिजिकल एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लें और जल्दी से कॉपी कर लें।
इसी पे अब हम, ठीक है, हमने वेपर फेस में मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लिया, उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो देख लिया। अब इस पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज 100 mmHg एंड 150 mmHg. The moles of A and B is 2 and 3 respectively. Then calculate mole fraction of A and B in vapor phase. ठीक है, तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन एग्जाम में किसका पूछा है, लिक्विड फेस, नॉर्मल लिक्विड फेस नहीं भी लिखा है तो हो सकता है नॉर्मल भी लिख दे, लेकिन वेपर फेस होगा तो मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मेंशन है कि हमें ए और बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं किसके अंदर, वेपर फेस में। तो वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह हम सबको डिस्कस कर चुके, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले यहाँ देखिए कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो पहला तो हमें ए और बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी 100 एंड 150, मतलब ये प्योर फॉर्म में, मतलब हमारे पास, ठीक है। इस केस में अब हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट किसी को ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हम सॉल्यूट ही माने सॉल्वेंट ही माने, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है और इसमें हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट से कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, ठीक है। हाँ, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, बात सारी कर चुके। तो ए और बी भी दे दिया, नाम देते तो हम उसको वैसे भी कंसिडर कर लेते, तो एक तरीके से कन्वेंशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो प्योर फॉर्म में ए की वेपर प्रेशर की वैल्यू, मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पी नॉट ए से, तो वो हो जाएगा कितना, 100 mmHg, सही है। सेकेंड, पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 150 mmHg, ये हमें बी की वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, प्योर फॉर्म में। फिर क्या दे रखा है हमें, द मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की मोल्स दे रखे हमें, तो एन ए मोल्स ए के दे रखे मुझे कितने, 2, और जो बी के मोल्स है वो कितने दे रखे मुझे, 3, ठीक है। ये चार चीज़ें गिवन है, तो मुझे मोल फ्रैक्शन ए और बी का निकालना है वेपर फेस में, मतलब वाई ए और वाई बी की वैल्यू निकालनी है, और उसका फॉर्मूला सिंपली हमें पता ही है। तो वाई ए और वाई बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होगी, एक तो उनकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, लिक्विड फॉर्म में उनका मोल फ्रैक्शन, और टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो पहले हम क्या निकाल लें, मोल फ्रैक्शन निकाल लें लिक्विड फेस में। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, बस पुट करें इसको, 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5। ये अगर 2/5 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/5, तो डायरेक्ट लिख दूँ, कितना हो जाएगा, 3/5। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सबकी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो पी नॉट ए इसकी वैल्यू 100 इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू हमें दे रखी है 150 इंटू 3/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का ये कैलकुलेट हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आएगी 130, क्योंकि यूनिट mmHg में दे रखा है तो उसी में रखना है, जो यूनिट दे रखी है उसी में कैलकुलेट करो, इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन का एज सच कोई रोल नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अब ये आ गया प्रेशर। तो अब मुझे जब वाई ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, वाई ए की वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो वाई ए की वैल्यू के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। तो बस ये वैल्यूज पुट कर दे इसके अंदर, तो पी नॉट ए की वैल्यू है 100 इंटू एक्स ए की वैल्यू है हमारे पास 2/5, और प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 130, तो ये कितना आ जाएगा 4/13, ठीक है। अब ऐसे ही हम वाई भी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी। तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करना है, कैलकुलेशन में फालतू टाइम वेस्ट मत करो। हमें पता है वाई ए और वाई बी दोनों का समेशन 1 होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 माइनस वाई ए से निकाल सकता हूँ। तो ये 1 माइनस 4/13 है, तो कितना आ जाएगा, ये अपने आप 9 कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। वाई ए की वैल्यू भी पता लग गई हमें, और
वाई बी की वैल्यू भी हमें क्या गई पता लग गई है, ठीक है। अब ये तो हुआ नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब जो मैं एक, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक मान लो या ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन अगर यूज़ हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी और आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिख लो या ऑल्टरनेटिव मेथड लिख लो, कैसे भी है, ठीक है। ये तो एक जनरल मेथड है जिससे तुम सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, सबको पता ही है। अब इस केस में हमें क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में ए और बी का, दोनों का क्या ले लो, सिंपली रेशियो ले लो। रेशियो ले लेंगे मतलब हमें पता है वाई ए अपॉन वाई बी जब मैं लूँगा तो वाई ए की वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, ये पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो ये प्रेशर वाला टर्म तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाइड क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला फॉर्म और एक क्या हो जाएगा दूसरा, पी नॉट ए एक्स ए को हम और क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। और पी नॉट बी को इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ से ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ पी नॉट ए इंटू एन ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इंटू एन बी। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी फालतू की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, क्या है मतलब इसका, ठीक है। तो आप समझना इसको ध्यान से, एक तो ये वाला फॉर्म, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्म और एक ये वाला फॉर्म। अगर तुम्हें, क्योंकि पी नॉट है और पी नॉट भी जनरली गिवन होते हैं क्योंकि कांस्टेंट होते हैं, तो एक चीज़ तो तुम्हें दे रखी होगी, या तो डायरेक्ट तुम्हें क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के दे रखे होंगे तो वो वैल्यू रखो। और डायरेक्ट अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया तो ऐसा नहीं है कि मोल्स दे दिया तो उससे पहले तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्स से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे यहाँ हमें करना है, करा हमने क्या, एक तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली, ठीक है, जबकि हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे तो उसकी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इससे कैलकुलेट कर लेते। इन केस अगर हमें डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन की भी वैल्यू दे रखी होती है तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता, ऐसा भी नहीं कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स उससे कैलकुलेट करता। तो दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको कैसे, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो वाई ए अपन वाई बी की वैल्यू अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करता तो अब मुझे सिर्फ डायरेक्ट क्या, देखो पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है और ए और बी के मोल्स है, मतलब ये फॉर्म डायरेक्ट लगा सकता हूँ। तो जब मैं ये डायरेक्ट लगाऊंगा पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एन बी, तो ये कितना आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा 100 इंटू 2 और ये आ जाएगा कितना 150 इंटू 3। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 बाई सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, इसको, ठीक है, जब रेशियो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ठीक 4 बाई ये तो हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 9 बाई, तो ये आ जाएगा 4/9 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ठीक है। अब कैसे आए, इसको ये वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो होता है 200 और ये कितना कैंसिल भी कर लो तो देख लो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 3 3 9 और 4, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/9। अब ये हमारा आंसर नहीं, हमसे पूछा सिर्फ वाई ए के वैल्यू, दो वैल्यू का अगर हमें रेशियो दे रखा है जो भी, तो हम क्या उस अकेले वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करोगे, इस केस में तुम्हें क्या करना है, जैसे वाई एक तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो लिखो और नीचे क्या करो, इन दोनों वैल्यू का समेशन कर दो 4 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 4/13। ऐसे वाई बी की वैल्यू जब तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो जो वाई बी के सामने जो वैल्यू लिखी है, मतलब वाई बी नीचे, तो वाई बी इधर है नीचे, तो ये लिखो 9 और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू का क्या कर दो, समेशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9/13। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी पूछता तो मेरे पास स्टेप क्या होता, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखता, ठीक है, इसकी वैल्यू चारों वैल्यू मुझे गिवन है, वैल्यू रखी और मैंने रेशियो निकाल लिया। अब वाई ए मुझे कैलकुलेट करना है तो वाई ए की वैल्यू के सामने, वाई ए के सामने 4 लिखा है तो ऊपर लिखूंगा 4
और दोनों वैल्यू का क्या कर लूँगा, समेशन। ठीक है, तो मैथ्स वालों को तो वैसे दिक्कत नहीं आ रही होगी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जिसको आ रही है तो मैंने बता दिया। ठीक है, ऊपर जो लिखा 4 और दोनों को ऐड करके लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ऐसे वाई बी को जब लिखोगे तो इसके सामने 9 लिखा है तो उसको 9 लिखो और दोनों का समेशन करोगे नीचे तो 13, और यही वैल्यू 4/13 और 9/13, ये 9/13 बी के लिए और 4/13 ए के लिए, वाई ए के लिए, ये कैलकुलेट होके आ रही है। तो इसमें एक काम क्या बचा है, ये जो प्रेशर की कैलकुलेशन हमने करी थी इसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर का टर्म यहाँ पर कॉमन आके कैंसल आउट हो गया। एक तो ये कैलकुलेशन बच गई, दूसरी तुम्हें जो इनिशियली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ा, मतलब ये 2 स्टेप की तो ज़रूरत थी ही नहीं, हमने फालतू की कैलकुलेशन करी थी। तो यहाँ से अगर मोल्स डायरेक्ट दे रखे तो डायरेक्ट ये फॉर्म यूज़ करो, और अगर मोल फ्रैक्शन भी अगर डायरेक्ट दे रखे तो ये फॉर्म यूज़ करते और मैं रेशियो निकाल के उनकी वैल्यू निकाल लेता। ठीक है, तो आई होप कई लोगों को ये थोड़ा ईजी लगा होगा, और फिर भी नहीं लगा तो कन्वेंशनल मेथड में बता दिया, उससे तो सॉल्व कर ही सकते हो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे उसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।